नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने देश के आईएएस अफसरों को दिया मंत्र, सिविल सेवा दिवस पर याद दिलाए पंच प्राण। भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोलने की अफसरों को दी खुली छूट। मोदी सरनेम केस में सूरत सेशन कोर्ट से राहुल गांधी को मिली निराशा, पर अब तक नहीं खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। 2 दिन का बचा है वक्त, नहीं तो 2 साल के लिए जाना होगा जेल। स्टालिन परिवार ने आम लोगों को जमकर लूटा, 1 साल में कमाए 30,000 करोड़, बीजेपी ने लगाए गंभीर आरोप। गोधरा कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट से 8 दोषियों को मिली बड़ी राहत। 8 दोषियों को जमानत, 4 को जमानत से इनकार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के वाहन पर आतंकी हमले की जांच करेगी एनआईए। 5 जवान हुए हैं शहीद, हमले की पीएफएफ ने ली बड़ी जिम्मेदारी। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात देश के आईएएस अफसरों को मोदी मंत्र की। पीएम मोदी आज 16वें सिविल सेवा दिवस कार्यक्रम के समापन सत्र में शामिल हुए। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने ब्यूरोक्रेट्स की जमकर तारीफ की, अफसरों को कई सलाह और नसीहत भी दी। आपको याद होगा 15 अगस्त को पीएम मोदी ने लाल किले से पंच प्रण का आह्वान किया था और उसी प्रण को एक बार फिर से याद कर अफसरों को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बड़ी नसीहत दी। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कई बड़ी बातों के साथ ये भी कहा कि जो राजनीतिक दल सत्ता में आए हैं वो टैक्स पेयर्स के पैसे का इस्तेमाल अपने दल के लिए कर रहा है या देश हित के लिए, ये आपको देखना ही होगा। पीएम मोदी की नसीहत अफसरों को, आगे कैसे होगा एक्शन। देखिए, एक वक्त था जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ये कहा करते थे कि केंद्र से हम 1 रुपए भेजते हैं तो 13 पैसा ही जमीन पे पहुंचता है और बाकी के 87 पैसे वो सिस्टम निगल जाता है। अधिकारी हो, नेता हो, बहुत सारे बिचौलिया, ये सब चट कर जाते थे। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस चीज को सिस्टम की डिफिशिएंसी बताई जाती थी उसको ही एफिशिएंट तरीके से हमने लागू करना है और इसके लिए जो वर्तमान में ब्यूरोक्रेसी है उसकी उन्होंने तारीफ भी की। उन्होंने कहा किस तरह का समय बदला है, डिलीवरी के ऊपर सरकार का ध्यान होना चाहिए। जब से ये सरकार आई है मालूम चल रहा है कि 4 करोड़ फर्जी राशन कार्ड थे, 4 करोड़ फर्जी गैस कनेक्शंस थे और ये सारा पैसा उसके नाम से लोग उठा रहे थे, लोग खा जा रहे थे। इस तरीके से कई सारी चीजें उन्होंने ये भी बताया किस तरह से माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के तहत 30 लाख काल्पनिक नाम स्टूडेंट थे जिनको बाकायदा वजीफा दिया जा रहा था। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, और ये तो प्रधानमंत्री ने कहा कि किस तरीके से हमने 3 लाख करोड़ रुपए इस डेफिशिएंट सिस्टम से हमने बचा के निकाले हैं और वही पैसा गरीबों के उत्थान के लिए लगाया जा रहा है। तो सिस्टम तो बदला है और सिस्टम ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं। अगर वो इन पंच प्रण के ऊपर काम करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कुछ कदम उठाएंगे, हिंदुस्तान काफी आगे निकल जाएगा। जी, अगली खबर में बात मोदी सरनेम मानहानि मामले से जुड़ी, जिसमें राहुल गांधी का जेल जाना पक्का माना जा रहा है। दरअसल निचली अदालत से दोषी ठहराए जाने के खिलाफ राहुल गांधी ने सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी, जो कल ही खारिज हो गई। उसके बाद कहा जा रहा था कि इस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी आज हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे, लेकिन अब तक याचिका दायर नहीं की गई है। लेकिन दिक्कत यह है कि राहुल गांधी के पास सिर्फ 23 अप्रैल तक
तक का वक्त है और छुट्टी की वजह से आगे कोर्ट भी बंद रहेगा। ऐसे में अब राहुल गांधी का जेल जाना कंफर्म बताया जा रहा है। क्या जानबूझ के देरी की जा रही है? देखिए, मुझे तो अब ये साफ साफ लग रहा है कि कोई योजना है कि आप नाखून कटाकर शहीद बनना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि वो कोई इंदिरा गांधी की तरह कि हमें जेल में डाल दिया गया तो मैं फिर से वापस, क्योंकि कोई किक नहीं मिल पा रहा है। दिक्कत यह है, लॉन्चिंग पैड तैयार करते हैं लेकिन राहुल बाबा का रॉकेट जो है वो उड़ ही नहीं पाता, खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता। तो ये एक राजनीतिक चाल चली जा रही है। लेकिन खैर, कांग्रेस पार्टी को यह अधिकार है कि आप इस तरह से इसके ऊपर राजनीति करें, लेकिन क्या आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है वो ये कि इस पूरी रणनीति को लागू करने में जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता टेलीविजन पे बाइट्स दे रहे हैं वो शर्मनाक है, अशोभनीय है। आपको राजनीति करें, आप राजनीति कीजिए, लेकिन दिग्विजय सिंह हो या फिर उदित राज, ये राहुल गांधी के काफी क्लोज लोग हैं जो मीडिया में कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान देते नजर आते हैं। उन्होंने जज के इंटेंशन के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया, जज के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया। तो राजनीति अलग चीज है, और उसके लिए अगर आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, जजेस, इलेक्शन कमीशन, सीएजी, राष्ट्रपति, इन सब लोगों का नाम इस्तेमाल करेंगे और उनके ऊपर लांछन लगाएंगे, तो ये राजनीति घटिया किस्म की राजनीति है। और ये वो लोग करते हैं जो अपने प्रतिद्वंदी से आमने सामने लड़ने में हार मान चुके हो। जी, अगली खबर में बात स्टालिन परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के बड़े आरोप की। यह आरोप बीजेपी ने लगाया है। बीजेपी का कहना है कि स्टालिन परिवार ने एक साल में 30,000 करोड़ रुपए कमाए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने तमिलनाडु के वित्त मंत्री और एक पत्रकार के बातचीत का ऑडियो सुनाते हुए यह दावा किया कि एमके स्टालिन के दामाद बी सबरीसन और उनके बेटे ने भ्रष्टाचार कर एक साल में 30,000 करोड़ रुपए का काला धन बनाया है। बीजेपी का बड़ा आरोप है कि मुख्यमंत्री के दामाद, बेटे और उनके करीबी लोग जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आम जनता को लूट रहे हैं और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसको लेकर अब सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है। हालांकि ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, पर जांच कितना जरूरी हो गया है? देखिए, डीएमके फाइल्स ये 14 अप्रैल को ही अन्नामलाई जो बीजेपी के तमिलनाडु के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी थी कि किस तरह से लूट मची हुई है। कई सारे सबूत, कई सारे तथ्य दिए। लेकिन आज जो हुआ ये तो उसके फाइनेंस मिनिस्टर और जो एक पत्रकार है उसके बीच जो बातचीत हुई है, बातचीत में डीएमके के फाइनेंस मिनिस्टर खुद ये कह रहे हैं कि स्टालिन और उसके परिवार की चिंता क्या है, पैसा कमाना नहीं, पैसे को कहाँ छिपाना है, पैसे को कहाँ जगह पर ठिकाना लगाना है, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। अब किसी भी विपक्षी पार्टी को इस तरह का ऑडियो मिल जाएगा तो उसको लेकर के राजनीति तो होगी। केंद्र में सरकार है, सीबीआई की मांग की जा रही है, लेकिन स्टालिन की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी वालों के ऊपर हम बाकायदा डिफेमेशन का केस लगाएंगे। बात बहुत ही सिंपल है। राजनीति में कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, लेकिन जहां पारिवारिक पार्टियां होती हैं, जहां एक परिवार की पार्टी, परिवार के द्वारा रन की जा रही पार्टी हो रहती है, अगर वो सरकार में आ जाए तो उस सरकार का पहला ध्येय यही होता है कि कैसे माल कमाया जाए। ये बात सिर्फ डीएमके की नहीं है, हिंदुस्तान में आप चारों तरफ नजर घुमा के देख लें, जहां जहां पारिवारिक पार्टी होगी वो भ्रष्टाचार से पूरी तरीके से लिप्त होते हैं। और इसलिए ये मसला अब काफी लंबा चलेगा। कहां तो स्टालिन 2024 में पूरे अपोजिशन को एकजुट करने की कवायद कर रहे थे, तो अब तो ये कहना पड़ेगा
कि वही डिफेंस मैकेनिज्म जो शिवसेना और बाकी के नेता लगाते हैं कि जब चोरी पकड़ी जाए, जब जांच आपके मुहाने पहुंच जाए, तो आप मोदी विरोध का जो है एक और हथियार खड़ा करें, ताकि आप पब्लिक को ये कह सकें कि हमने मोदी के खिलाफ आवाज उठाई, इसलिए हमारे खिलाफ जांच हो रही है। जी, अगली खबर में बात गोधरा कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की। गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आगजनी के मामले में 8 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 दोषियों को जमानत दे दी। 8 दोषी आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। अदालत ने इन दोषियों को 17-18 साल जेल में बिताने के आधार पर जमानत दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 4 दोषियों को राहत देने से इनकार कर दिया। चारों दोषियों को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि फांसी की सजा पाए 4 दोषियों को छोड़कर बाकी दोषियों को जमानत दी जा सकती है। कितना बड़ा फैसला है ये सुप्रीम। देखिए, अभी तो कुछ दिन पहले बिल्किस बानो के केस में कुछ लोगों को बकायदा पैरोल पे बाहर भेजा गया था। कितना बवाल मचा, छाती पीट रहे थे लोग, तमाम सेकुलर पार्टियां कि बिल्किस बानो केस पे अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली गई। भाई क्यों उनको छोड़ा गया, क्यों किया गया, 10,000 तरह का सवाल। वही सुप्रीम कोर्ट ये कार सेवक के हत्यारों को आप जमानत दे रहे हो। भाई किस बात के लिए? ये रहमदिल फैसला ये किस लिए? छोड़ दीजिए सबको। ट्रेन में आग लगा दे, ट्रेन से कार सेवकों को मार, हिंदुओं को मार दो, तो कोई आपके साथ, सारे सिस्टम जो है आपके साथ खड़ा है। क्या ये ट्रेन में आग लगाने वाले किसी हिंदू संगठन के होते? ट्रेन में जो लोगों की मौत हुई उसमें सिर्फ मुस्लिम्स होते? तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस तरह का फैसला देता? नहीं देता। इसलिए सवाल उठाना जरूरी है, क्योंकि हमारे सामने बिल्किस बानो का केस जो है बिल्कुल सामने है। मामला सुप्रीम कोर्ट में वो पहुंचा हुआ है। आप देखेंगे 2-4 दिन में उसमें कुछ न कुछ फैसला आएगा, तब आपको ये बातें सही समझ में आएंगी। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। कल जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, जिस पर एक्शन तेजी से भी हो रहा है। आतंकी हमले की जांच को अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के हाथों में सौंप दी गई है। बताया जा रहा है कि एनआईए पुंछ जिला जहां हमला हुआ था वहां का जल्द दौरा भी करेगी। घटनास्थल का दौरा कर साक्ष्य इकट्ठा करके जल्द से जल्द इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। एनआईए की तो जांच होगी, पर इस पे राजनीति क्यों हो रही है? देखिए, राजनीति तो पुलवामा पे भी हुआ था, लोग सबूत मांग रहे थे, अभी उल्टा सवाल कर रहे हैं। ये नहीं कांग्रेस पार्टी या तमाम ये सेकुलर पार्टियां, इनका पहला धर्म क्या था कि जब इस हमले की बाकायदा पाकिस्तान ट्रेंड ऑर्गेनाइजेशंस ने, पाकिस्तान फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस ने इसकी जिम्मेदारी ले ली, तो सबसे पहला काम क्या था? देश में हर विपक्षी पार्टी को, सरकार तो कह रही है, लेकिन विपक्षी पार्टी जो इसके ऊपर राजनीति करना चाह रहे हैं, उनको पाकिस्तान को कंडेम करना चाहिए था। किसी ने किया? नहीं किया। दूसरी चीज, आप इसकी टाइमिंग देखिए। कल खबर आई कि ये वहां का पाकिस्तान का पप्पू बिलावल भुट्टो वो हिंदुस्तान आने वाला है एससीओ की मीटिंग में, और हमला हो जाता है। तो ये पाकिस्तान तो भरोसा करने लायक है नहीं। इसलिए ये सरकार जो पाकिस्तान के प्रति बिल्कुल ही जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना करके बैठी हुई है, ये जायज लगता है। और इन जिहादियों ने हमला किया तो किस पे किया? वो ट्रक जिसकी आपने तस्वीरें देखी, जो जल रहा है, वो मुसलमानों के लिए इफ्तार जो होता है उसके लिए सामान लेकर के आ रहा था। वो सामान बांटने जा रहा था मुस्लिम बस्तियों में। और आप रमजान के पवित्र मंथ जो आप लोगों के लिए बड़ा, जिहादियों के लिए बड़ा पवित्र माना जाता है, उस दौरान आप हत्याएं करते हो, आगजनी करते हो, तो ये समझ में आता है कि ये कोई धर्म के लिए नहीं,
ये सब पाकिस्तान के पैसे, ड्रग मनी, उसके लिए काम करने वाले ये टट्टू हैं जो पाकिस्तान के इशारे पे काम करते हैं। और जो लोग इस तरह के मुद्दे पे राजनीति करते हैं वो सही मायने में देश के दुश्मन हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।